हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है भारत का संविधान। देखिएगा, हम जानते हैं कि भारत का अपना एक लिखित संविधान है और भारत का प्रशासन जो है वो इसके सिद्धांत और आदर्शों के अनुरूप संचालित होता है। लेकिन पहले से ही भारत का कोई लिखित संविधान हो ऐसा नहीं था। आजादी से पूर्व भारत का कोई लिखित संविधान नहीं था। भारत का संविधान जो डेवलप हुआ इसके पीछे कहानी है। तो हम आज संविधान की पृष्ठभूमि इसका अध्ययन करेंगे। देखिएगा, प्राचीन काल में जब हिंदू राजाओं का राज्य था उस समय जो प्रशासन था उसका कानून प्रशासन वगैरह था, उसका आधार जो था वो वैदिक संहिताएं थी। वेद पुराण अन्य जो हिंदू धर्म थे उनके आधार पर राज्य का प्रशासन जो था वो चलाया जाता था। बाद में मुस्लिम आक्रांता है, उन्होंने यहाँ पर सत्ता स्थापित की और उस समय ये बदलकर संहिताओं के स्थान पर शरीयत उसने ले लिया। बाद में अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर शासन स्थापित किया और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई उसके बाद भारत में संविधान जो था वो लिखित आधार पर प्रशासन जो था वो चलने लगा। देखिएगा, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसकी स्थापना जो थी 1600 AD 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की महारानी थे उसके द्वारा दिए गए एक चार्टर का अर्थ होता है अधिकार पत्र। इसके द्वारा एक कंपनी स्टैब्लिश हुई थी जिसका कार्य जो था ब्रिटेन के बाहर दूसरे देशों में जाकर व्यापार का कार्य करना था। यानी इस कंपनी को जो अधिकार दिया गया था वो सिर्फ व्यापारिक था। राजनीति यहाँ कहीं पर भी जाकर प्रशासन स्थापित करना इसका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। देखिए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत में आए और धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर जड़ें जमा ली। फाइनली 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध, इन दो युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका उस समय विश्व के सबसे धनी राज्य बंगाल इस पर कब्जा हो गया। प्रारंभ में इन्होंने यहाँ पर द्वैत शासन लागू किया, लेकिन व्यवहार में सारा प्रशासनिक नियंत्रण जो था वो इनके हाथ में था। सारा राजस्व रेवेन्यू जो था वो इनके हाथ में था। साथ ही अब प्रशासन भी ये देखने लगे थे तो ब्रिटिश सरकार जो थी, जो वहां के सांसद थे, वो चाहते थे कि इसके ऊपर किसी प्रकार का इस कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाए। क्यों? इसके अलावा 1765 के बाद से लगातार एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो थे वो यहाँ से बहुत सारा धन कमा रहे थे। जब वो यहाँ से धन कमाकर अपने देश को ले आते थे वहां पर उन्हें नवाब की उपाधि दी जाती थी, व्यंग में लोग उन्हें नवाब बोलते थे। लेकिन उसके उलट कंपनी जो थी वो हर साल घाटे में जा रही थी और लगातार ये ब्रिटिश संसद से कंपनी के संचालन के लिए धन जो थे ऋण मांगते रहते थे। इसकी वजह से भी ब्रिटिश सांसद जो थे वो चाहते थे कि जब सरकार इन्हें पैसा दे रही है तो किसी तरह का सांसद का नियंत्रण इस कंपनी पर होना चाहिए। तो पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ये ब्रिटिश संसद में पारित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसके द्वारा तय किया गया कि एक तो जो बंगाल में कलकत्ता में जो गवर्नर था उसे कलकत्ता का गवर्नर जनरल ये बना दिया गया। इसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा इसे कार्य संचालन के लिए एक परिषद जिसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त 4 सदस्य की एक गवर्निंग बॉडी बना दी गई जिसका कार्य आम सहमति से बैठकर और बहुमत के आधार पर निर्णय लेना था। इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक
सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना की गई। इसमें एक चीफ जस्टिस प्लस 3 अन्य जस्टिस न्यायाधीश होते थे, इन्हें मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में स्थापित की गई। भारत में ये सर्वोच्च कोर्ट थी, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं थी। इसके खिलाफ फैसलों को ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल को चुनौती दी जा सकती थी। इसके अलावा इसके द्वारा एक कार्य किया गया, ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 24 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किया गया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भी भारत में राजनीतिक हो, नागरिक हो या राजस्व से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते थे, उस सब की जानकारी जो थी सरकार को दिया जाना, ब्रिटिश सरकार को दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया। तो इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया के प्रशासन पर एक नियंत्रण जो था अपना इस्टेब्लिश कर लिया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके बाद 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये इस्टेब्लिश हुआ। इसके द्वारा देखिएगा, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसने कुछ मामलों में जो इस समय 3 जगह पर मुख्यतः 3 प्रेसिडेंसी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में इस्टेब्लिश थी, एक कलकत्ता में, दूसरी मद्रास में और तीसरी मुंबई में। कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल था, इसे मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उन पे भी अनेक मामलों में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन ये पूर्णतः नहीं दिया गया था। 1781 के एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल था, इसे पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो बना दिया गया। बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी सम्मिलित था। देखिए, इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, देखिएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। ये जो गवर्नर जनरल की एक परिषद थी जिसमें 4 सदस्य होते थे, इसमें फैसले बहुमत से होते थे, और होता क्या था, इनमें से 3 सदस्य जो थे वो एकजुट हो जाया करते थे, और इनमें आपस में बहुत लड़ाई मारधाड़ और एक बार तो गोली चलने की नौबत भी आ गई थी। तो गवर्नर जनरल जो था वो इस एक्ट से खुश नहीं था। 1784 के बाद गवर्नर जनरल बदला गया था और लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल जो था वो इस समय बदल दिया गया था, और जो नया गवर्नर आया था उसने ये मांग की थी, वो इस परिस्थिति से खुश नहीं था, उसने ये मांग की थी कि इसमें बदलाव किया जाए। तो नतीजा ये हुआ कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, इसमें गवर्नर जनरल के साथ 3 सदस्य और साथ में गवर्नर जनरल को अगर मामले बराबर हो तो वीटो पावर दे दिया गया। अगर 2 लोग इन 4 लोगों में से 2 एक पक्ष में है और 2 एक पक्ष में है गवर्नर जनरल सहित, तो गवर्नर जनरल को एक अतिरिक्त वीटो का हो या एक अतिरिक्त वोट का अधिकार जो है वो इसके द्वारा दे दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ये इस एक्ट में किया गया है प्रावधान। तो अब गवर्नर जनरल को इन 3 में से सिर्फ एक को अपनी ओर करना है। अगर एक व्यक्ति मामले में गवर्नर जनरल के पक्ष में है तो गवर्नर जनरल को जो था वो चाहता था वो कर सकता था। इसके अलावा इसके द्वारा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा एक नियंत्रण मंडल, ये गठित किया गया। देखेगा, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य जो थे उनमें जो था अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्यों को प्रशासन जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था, और नियंत्रण मंडल का कार्य यहाँ पर जितने भी प्रशासनिक कार्य थे उन्हें देखना था। और नियंत्रण मंडल जो था वो ब्रिटिश सरकार को उसके बारे में राजनीति जैसे कि पहले था वो जानकारियां देना उसका कर्तव्य था। 1792 का चार्टर है, देखिएगा पहला जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा कंपनी को 20 वर्ष के लिए भारत में प्रशासन और व्यापार का अधिकार दिया गया था। इसके द्वारा इस अधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
ये कार्य 1792 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट। देखें 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो था चाय व चीन के साथ। देखेगा 1813 से पहले जो था व्यापार पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा चाय और चीन के साथ जो व्यापार होता था उसे छोड़कर अन्य सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियों पर से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी अब वो केवल चाय और चीन के साथ ही एकाधिकार के साथ व्यापार कर सकती है, बाकी इसमें ब्रिटेन या अन्य यूरोपियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा उसे करनी होगी। यानी इसके द्वारा तय किया गया कि कोई भी ब्रिटिश व्यापारी अब भारत में आकर व्यापार कर सकता है। ब्रिटेन में इस समय औद्योगिकरण का दौर था, उस समय वहां पर बहुत लोगों के पास पैसा आ गया था और लोग जो थे वो लगातार इस तरह की मांग कर रहे थे संसद के सामने कि कंपनी का जो ईस्ट इंडिया का व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त किया जाए और उन्हें भी भारत में व्यापार करने की छूट मिले ताकि वो भी धन लाभ कर सके। तो इसके द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत में आकर व्यापार करने की छूट जो है वो भी मिल गई। केवल वो चाय और चीन के साथ जो व्यापार होना था उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा कंपनी का एक अधिकार अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि भारत में शिक्षा व साहित्य इसके विकास के लिए 1 लाख सालाना का एक कोष बनाया गया और तय किया गया कि प्रतिवर्ष सरकार जो है शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेगी। ये कार्य जो थे 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा किए गए। इसके अलावा पहली बार कुछ शर्तों के साथ ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दे दी गई। इससे पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी कि उनके व्यापार में कोई अड़ंगा पड़े, तो वो मिशनरियों या ईसाई धर्म गुरुओं को भारत में आना पसंद नहीं करती। तो इससे पहले भारत में इस मिशनरियों को आना, प्रचार प्रसार का कार्य करना जो था वो बैन था।